केरल में राजनीतिक हिंसा के विरोध में बीजेपी ने आज दिल्ली में प्रदर्शन किया, राष्ट्रपति से शिकायत भी की। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में सीपीएम दफ्तर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई। करीब 150 प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। बीजेपी की एक टीम ने आज राष्ट्रपति से मिलकर केरल में कानून व्यवस्था पर चिंता जताई। सीपीएम ने पलटवार किया कि हिंसा की शुरुआत बीजेपी की तरफ से की गई। राष्ट्रपति जी ने हमारी बात सुन ली है और निश्चित रूप से इसमें उचित कार्रवाई करेंगे, ऐसा हमको विश्वास दिला है। केरल में ये चुनाव के परिणाम जिस दिन निकले हैं उसी दिन से इस तरह की हिंसा और आतंकी राजनीति बीजेपी चला रही है। केरल में राजनीतिक हिंसा का पुराना इतिहास रहा है। 1960 में बीजेपी और सीपीएम के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसा की शुरुआत हुई थी। अब तक करीब 800 लोगों के मारे जाने का अनुमान है। ताजा हिंसा की शुरुआत 19 मई को चुनाव नतीजे के दिन हुई। कुन्नूर में सीपीएम की विजय रैली पर बम से हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई। त्रिशूर में सीपीएम की विजय रैली के दौरान हिंसा में बीजेपी के एक कार्यकर्ता वीआर प्रमोद की मौत हो गई। केरल में पहली बार बीजेपी ने विधानसभा में अपना खाता खोला है। गठबंधन के सहयोगियों को मिलाकर बीजेपी को करीब 15% वोट मिले हैं। अपने दफ्तर पर बीजेपी के प्रदर्शन के मामले में सीपीएम ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। जम्मू कश्मीर के पर्यटन विभाग के एक विज्ञापन से कश्मीरी पंडित गुस्से में है। पर्यटन विभाग के विज्ञापन में हारी पर्वत का नाम कोहे मारान लिखा है। हारी पर्वत ब्रैकेट में लिखा है। राज्य की पीडीपी बीजेपी सरकार में टूरिज्म विभाग खुद मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के पास है। पर्यटन विभाग 23 से 25 मई तक कश्मीर फोर्ट फेस्टिवल कोहे मारान का आयोजन करवा रहा है। ये एक इस्लामीकरण की प्रक्रिया है और इसके रूट्स काफी गहरे हैं। माँ दुर्गा ने वहाँ पे जो पत्थर डाला है वही ये पर्वत है, हारी पर्वत जिसको बोलते हैं। उसको अगर आप कोही मारान कहेंगे, विकेट माउंटेन कहें तो आपको पूरी सांस्कृतिक धरोहर को तहस नहस कर रहे हैं। हारी पर्वत जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के चारों ओर स्थित है। हारी पर्वत को कश्मीरी पंडित शारिका पीठ के रूप में पूजते हैं। इसे माँ दुर्गा का स्थान माना जाता है। कोहे मारान का मतलब होता है शैतान का पर्वत। कश्मीरी पंडितों का यह भी आरोप है कि शंकराचार्य पर्वत का नाम बदलकर सुलेमान पर्वत किया जा रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत को सीबीआई ने पूछताछ के लिए 24 मई को बुलाया है। उत्तराखंड में राजनीतिक संकट के दौरान एक स्टिंग ऑपरेशन के सिलसिले में सीबीआई ने हरीश रावत को पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया है। रावत को सीबीआई ने 9 मई को भी पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन विधानसभा में शक्ति परीक्षण का हवाला देकर उन्होंने और ज्यादा वक्त की मांग की थी। मुख्यमंत्री हरीश रावत जी को बदनाम करने के लिए ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये प्रजातंत्र के विरुद्ध है और हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। अगर वो निर्दोष है तो वो क्यों डर रहे हैं? होने दो दूध का दूध, पानी का पानी। हरीश रावत के खिलाफ कांग्रेस के बागी विधायकों ने 26 मार्च को स्टिंग ऑपरेशन की सीडी जारी कर खरीद फरोख्त की कोशिश का आरोप लगाया था। हरीश रावत ने सीडी में अपनी मौजूदगी की बात मानी है, लेकिन खरीद फरोख्त से इनकार किया। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन के दौरान स्टिंग ऑपरेशन की सीबीआई से जांच का आदेश दिया गया था। हरीश रावत ने दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद 15 मई को सीबीआई जांच की अधिसूचना वापस ले ली, लेकिन सीबीआई ने उत्तराखंड सरकार के फैसले को मानने से इनकार कर दिया है। सीबीआई के मुताबिक जांच शुरू होने के बाद रोकी नहीं जा सकती। आपको बता दें कि सीबीआई जांच रोकने के मामले में हरीश रावत को उत्तराखंड हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। पटना के एक मशहूर डॉक्टर से 50 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई है। धमकी भरी चिट्ठी के साथ अपराधियों ने डॉक्टर को एक जिंदा कारतूस में भेजा है। डॉक्टर अजीत कुमार सिंह को चिट्ठी भेजकर रंगदारी मांगी गई है। 50 लाख रुपए नहीं देने पर हत्या की धमकी दी गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। डॉक्टर को सुरक्षा भी मुहैया कराई गई है। चिट्ठी में लिखा है, बताए जगह पे बताए समय पे 50 लाख रुपया दें। होशियारी बरतें, कोशिश नहीं करेंगे वरना नमूना आपके सामने है। जांच में कुछ ऐसा हम लोगों को संदेहास्पद लगा है। शुरू में मिसचीफ का मामला लगा है। हम लोग उसको प्रयास कर रहे हैं कि डिटेक्ट करें। बिहार में पिछले कुछ महीनों के दौरान रंगदारी के मामले बढ़े हैं। 16 जनवरी को पटना में रंगदारी न मिलने के कारण रविकांत प्रसाद नाम के एक ज्वेलर की हत्या कर दी गई। 8 जनवरी को हाजीपुर में बदमाशों ने रंगदारी को लेकर एक डॉक्टर की क्लिनिक पर फायरिंग की। 28 दिसंबर 2015 को वैशाली में इंजीनियर की हत्या और मुजफ्फरपुर में कारोबारी का मर्डर कर दिया गया। 26 दिसंबर 2015 को दरभंगा जिले में रंगदारी न देने पर 2 इंजीनियरों की हत्या कर दी गई। डॉक्टरों से रंगदारी मांगने के भी कई मामले पहले सामने आ चुके हैं। कई डॉक्टर तो डर से पुलिस में शिकायत भी नहीं करते। हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हिंसा की जांच करने वाले आयोग पर अफसरों को बचाने के लिए राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश की गई।
जांच आयोग के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने जान पहचान के अधिकारियों को बचाने के लिए उन पर दबाव बनाने की कोशिश की। हालांकि प्रकाश सिंह ने किसी तरह की धमकी से इनकार किया। राज्य सरकार की तरफ से नहीं था, पर इंडिविजुअल्स की तरफ से था, और जो इंडिविजुअल्स थे वो उसमें कुछ लोग सरकार के भी प्रतिनिधि थे। अब मैंने उनको बड़ी इज्जत से उनकी सारी बातें सुन ली, धैर्य से सुन ली, पर काम मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा। जांच आयोग की रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन रिपोर्ट मिलने के बाद हरियाणा सरकार ने 3 एसडीएम और 10 डीएसपी को सस्पेंड कर दिया है। फरवरी के आखिर में आरक्षण के लिए जाट आंदोलन के दौरान हरियाणा के कई शहरों में हिंसा और लूटपाट हुई। जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हिंसा में 30 लोगों की मौत हो गई, 30,000 करोड़ का नुकसान हुआ। प्रकाश सिंह आयोग ने 71 दिन की छानबीन के बाद 450 पन्नों की रिपोर्ट हरियाणा सरकार को सौंपी है। सूत्रों के मुताबिक प्रकाश सिंह आयोग ने अपनी रिपोर्ट में 90 अधिकारियों पर अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहने का आरोप लगाया है। उत्तराखंड में बीजेपी सांसद तरुण विजय पर शुक्रवार को हुए हमले का वीडियो सामने आया है। वीडियो में कुछ लोग पत्थर फेंकते दिखाई दे रहे हैं। सिर पर पत्थर लगने की वजह से तरुण विजय बुरी तरह घायल हो गए थे। पथराव के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। भीड़ में मौजूद लोगों ने तरुण विजय के खिलाफ नारेबाजी भी की। घायल तरुण विजय का देहरादून के अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने हमले के मामले में अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बीजेपी ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। दलित का इशू तो है ही ये, पर उसके अलावा भी काफ़ी जिस तरह से हमला हुआ उन पे बहुत ही मतलब उसके अलावा भी काफ़ी लग रहा है। बिल्कुल जंगल राज हो गया है यहाँ उत्तराखंड में, बिल्कुल जंगल राज। डर नाम की कोई चीज नहीं रही, भय नाम की कोई चीज नहीं रही। तरुण विजय पर उस वक्त हमला हुआ जब वो दलितों को मंदिर में प्रवेश कराने ले गए थे। हमले के वक्त तरुण विजय देहरादून जिले के चक्राता में सिलगुड़ देवता के मंदिर से लौट रहे थे। सिलगुड़ देवता के मंदिर में सदियों से दलितों के जाने पर पाबंदी है। तरुण विजय दलितों को मंदिर में जाने का हक दिलाने के लिए परिवर्तन यात्रा निकाल रहे थे। उत्तराखंड के राज्यपाल के पॉल भी बीजेपी सांसद तरुण विजय पर हुए हमले को लेकर चिंता जता चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 20वीं बार रेडियो पर मन की बात की। पीएम मोदी ने देश में सूखे और पानी की कमी का मुद्दा उठाया। पानी को परमात्मा का प्रसाद बताते हुए बर्बाद नहीं करने की अपील की। आने वाले 4 महीने बूंद बूंद पानी के लिए जल बचाओ अभियान के रूप में परिवर्तित करना है। पानी मतलब सिर्फ किसानों का विषय नहीं है जी, ये गांव, गरीब, मजदूर, किसान, शहरी, ग्रामीण, अमीर, गरीब, हर किसी से जुड़ा हुआ विषय है। पीएम ने परीक्षाओं के नतीजों को लेकर अभिभावकों को नसीहत भी दी। मैं अभिभावकों से, आसपास के लोगों से ये आग्रह करता हूं कि आपके बच्चे जो रिजल्ट लाके आए हैं उसको स्वीकार कीजिए, स्वागत कीजिए, संतोष व्यक्त कीजिए और उसको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। पीएम ने कैशलेस भारत बनाने का फॉर्मूला भी बताया। जनधन, आधार और मोबाइल, जेम, JAN, इसका तालमेल करते हुए हम इस कैशलेस सोसाइटी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। पीएम मोदी ने मन की बात में रियो ओलंपिक का भी जिक्र किया। खिलाड़ियों के लिए पॉजिटिव माहौल बनाने की अपील की। पीएम ने कहा, असम चुनाव में व्यस्त होने के बावजूद सर्बानंद सोनोवाल ने पटियाला में ट्रेनिंग ले रहे खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। पीएम ने संतूर और शहनाई को दुनिया भर में पहचान दिलाने के लिए शिव कुमार शर्मा और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का भी जिक्र किया। पीएम ने 21 जून को मनाए जाने वाले दूसरे योग दिवस पर भी बात की। पीएम मोदी ने मन की बात के अंत में एक बार फिर लोगों से पानी बचाने की अपील की। मन की बात सुनने के लिए 1922 पर मिस्ड कॉल देने के लिए भी कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार ईरान के दौरे पर रवाना हुए हैं। 2 दिन के दौरे में कई अहम समझौतों पर दस्तखत होने की उम्मीद है। पीएम मोदी ने यात्रा के दौरान रणनीतिक तौर पर अहम चाबहार पोर्ट पर समझौता होने का भरोसा जताया। मुझे यात्रा के दौरान चाबहार पोर्ट पर समझौता होने की पूरी उम्मीद है। चाबहार पोर्ट पर डील होने के बाद दोनों देशों के बीच कारोबार आसान हो जाएगा। इसके अलावा आपसी कारोबार, ऊर्जा और निवेश पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति रूहानी और ईरान के सबसे बड़े नेता से मुलाकात के दौरान रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने का मौका मिलेगा। The trilateral agreement using Chabahar, Zahedan, Zaranj as a corridor will be a game changer for regional connectivity, especially for Afghanistan, which can find an assured and reliable alternate access to India via sea. Strategically विजिट बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि छाबहार के माध्यम से हम ग्वादार के ऊपर चाइना और पाकिस्तान की एक्टिविटी को देख सकते हैं। साथ ही साथ हमको लैंड, सी एंड रेल लिंकेज मिल जाएगा अफगानिस्तान के साथ।
भारतीय समय के मुताबिक पीएम मोदी शाम 7:15 बजे ईरान की राजधानी तेहरान पहुंचेंगे। तेहरान पहुंचने के बाद पीएम मोदी सबसे पहले भाई गंगा सिंह सभा गुरुद्वारा जाएंगे। गंगा सिंह सभा गुरुद्वारे में पीएम मोदी भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करेंगे। सोमवार सुबह पीएम मोदी ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी से मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी तेहरान में 23 मई से 25 मई तक चलने वाले भारतीय सांस्कृतिक मेले का भी उद्घाटन करेंगे। असम विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद सर्बानंद सोनोवाल को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया। सोनोवाल ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। गुवाहाटी में विधानसभा चुनाव में जीते बीजेपी विधायकों की बैठक में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार सर्बानंद सोनोवाल को विधायक दल का नेता चुना गया। नेता चुने जाने के बाद सोनोवाल ने असम के राज्यपाल बीबी आचार्य से मुलाकात की, सरकार बनाने का दावा पेश किया। सोनोवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। I am especially thankful to our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, who have put their tremendous effort. पीएम मोदी की मौजूदगी में सोनोवाल 24 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। असम ही नहीं बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में पहली बार बीजेपी की सरकार बनेगी। 126 सदस्यों की विधानसभा में बीजेपी गठबंधन को 86 सीट मिली है। बीजेपी को अकेले 60 सीट मिली है, जबकि असम गण परिषद को 14 और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट को 12 सीटें मिली। आपको बता दें, मुख्यमंत्री बनने से पहले सर्बानंद सोनोवाल ने केंद्रीय खेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा मंजूर भी कर लिया है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के नए अध्यक्ष चुने गए। मुंबई में बीसीसीआई की बैठक में अनुराग ठाकुर को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने शशांक मनोहर की जगह ली है। 41 साल के ठाकुर बीसीसीआई अध्यक्ष की जिम्मेदारी मुश्किल वक्त में संभाल रहे हैं, क्योंकि बोर्ड पर जस्टिस लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को लागू करने का दबाव बना हुआ है। I would like to thank all the members for giving me this opportunity to serve the Indian cricket. स्वाभाविक है, संतान की कोई उपलब्धि माँ बाप के लिए सबसे बड़े गर्व की बात होती है। अनुराग ठाकुर 2017 तक बीसीसीआई अध्यक्ष बने रहेंगे। महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय शिर्के को अनुराग ठाकुर की जगह बीसीसीआई सचिव चुना गया है। कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में आईपीएल मैच के दौरान डीएम कौशल राज शर्मा की दबंगई का वीडियो सामने आया है। डीएम पर मीडिया से भी बदसलूकी का आरोप लगा है। वीडियो में एक शख्स को ताबड़तोड़ थप्पड़ मारते नजर आ रहे ये जनाब कानपुर के डीएम कौशल राज शर्मा हैं। एक बार फिर देखिए किस तरह डीएम साहब शख्स को थप्पड़ मार रहे हैं। इस बीच एक शख्स ने दबंगई दिखा रहे डीएम साहब के कान में मामले की रिकॉर्डिंग होने की जानकारी दी। इसके बाद डीएम साहब मीडिया से ही बदसलूकी करने लगे। हाथ उठाकर रिकॉर्डिंग बंद करने को कहा। नहीं मानने पर मीडिया को स्टेडियम से बाहर निकलवा दिया गया, लेकिन तब तक डीएम साहब की दबंगई कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी थी। पूरी घटना ग्रीन पार्क स्टेडियम के गेट नंबर 6 के पास की है। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी अपने जानकारों को बिना टिकट एंट्री करवा रहे थे। बीसीसीआई और यूपीसीए की ओर से तैनात किए गए बाउंसर्स ने इसका विरोध किया। पुलिस वालों ने बाउंसर्स के साथ ही एसडीएम घाटमपुर सुखवीर सिंह के साथ भी मारपीट शुरू कर दी। घटना की जानकारी मिलने पर डीएम कौशल राज शर्मा भी मौके पर पहुंचे और एक बाउंसर को पीटना शुरू कर दिया। बाउंसर की पिटाई पर बीसीसीआई या उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है। फास्ट एंड फैक्ट्स में फिलहाल इतना ही। अगली मुलाकात होगी शाम 7:30 बजे। आप देख रहिए जी न्यूज।